नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मॉक टेस्ट की। इस मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चन, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे उत्तराखंड से और 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से होंगे और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। जो आपके आगामी पेपर हैं, चाहे वो पटवारी लेखपाल का हो, वीडियो बीपीडीओ का हो, कनिष्ठ सहायक का हो, जहां पर भी आपका जनरल पैटर्न के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, इस पैटर्न के ऊपर उन सभी के लिए ये पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 12 है। अगर आपने अभी तक इससे पहले के मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, आप उनको फ्री में हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनको सॉल्व कर सकते हो। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। और क्योंकि ये 12वां हमारा पार्ट है, तो आप लगा सकते हो 12 मॉक टेस्ट हैं और कुछ सॉल्व पेपर है, और हर पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितना बड़ा क्वेश्चन बैंक आपका यहाँ पे तैयार होगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में अपना आपका स्कोर जरूर बताएं और साथ ही ये भी जरूर बताएं आपको मॉक कैसा लगा, और अपना यहाँ पे कट ऑफ कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर ये होते हैं 3 प्रकार के। वे स्वर जिनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिनको बोलने में 2 मात्रा से अधिक का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो याद रखना, मात्रा के आधार पर भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आप उच्चारण के आधार पर देखते हैं, लेकिन इसको मात्रा के आधार पर भी पूछा जा सकता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सी है? तो देखिए, जो चार चीजें हैं वो आपको एक ही क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं। आपको इनको एलिमिनेट करना होगा। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन देखते हैं। ये चारों हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, ठीक है। कंठ ध्वनि की बात करें तो ये चारों हमारे का वर्ग से आते हैं, और का वर्ग हमारा कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। तो ये भी हमारा अभी तक सही है। अब आते हैं अघोष के ऊपर। अघोष वर्ण की बात करें तो अघोष वर्ण क्या होते हैं? हर वर्ग के शुरू के जो 2 वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं। जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था। हर वर्ग के 2 शुरुआत के वर्ण, ठीक है। तो क और ख ये हमारे अघोष हैं, यानी कि ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब बचा महाप्राण। अब आपको बस इतना देखना है, इनमें से महाप्राण वर्ण कौन सा है, आप बता देंगे। ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, वाक्य किस प्रकार का है? तो देखिए, मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, यह वाक्य आपका एक मिश्रित वाक्य है। वे वाक्य जो आपके कि या इसके अलावा जो, क्योंकि, जैसा, तैसा, जहां वहां ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं, ये आपके मिश्रित वाक्य होते हैं। इसकी एक और पहचान होती है। देखिए, जब आपके पास ऐसा वाक्य आए, आप उसको बोलकर देखिए। मालूम होता है कि आधा बोलकर देखिए, क्या ये वाक्य अपने आप में पूरा है? अगर पूरा है, यानी कि दोनों जो वाक्य हैं इसके अंदर आने वाले, की के इधर का और की के इधर का, दोनों एक इंडिपेंडेंट होते। अगर ये हमारा मिश्रित वाक्य नहीं होता। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, देखिए, मिश्रित वाक्य में जो आपके 2 वाक्य आते हैं वो आपके एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और संयुक्त वाक्य में वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका सिंगल उच्चारण संभव ही नहीं है। अगर मैं सिंपल कहूं कि मालूम होता है कि, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे पूरा वाक्य कहना पड़ेगा। तो ये आपका मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? तो यह वकील जो है आपका, ये अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा कोर्ट से जुड़े हुए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, जैसे होती है अदालत, अदालत भी आपका अरबी भाषा का शब्द है। तारीख अरबी भाषा का शब्द है। दावा, नतीजा, बहस, फैसला, इसके अलावा मुकदमा, ये भी आपका अरबी भाषा का शब्द है। हाजिर हो, जो हाजिर बोलते हैं, हाजिर, तो हाजिर भी आपका किस भाषा का शब्द है? हाजिर, ये भी आपका अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा हुक्म, ये सभी आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से का कारक कौन सा है? तो यहां पे क्रिया हो रही है जाने की, और जाने का कारण क्या है? वो है काम। तो मैं किस कारण से जा रहा हूं? काम से जा रहा हूं। तो यहां पे आपका होगा करण कारक। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। देखिए, जो ये से चिन्ह होता है, ये आपका अपदान कारक का भी चिन्ह होता है, लेकिन अपदान कारक तब होता है जब अलगाव का हमें बोध हो रहा हो। यहाँ पे अलगाव का बोध नहीं हो रहा है। हमारे जाने की जो क्रिया है उसका रीजन क्या है? तो वो है काम। मैं काम से जा रहा हूं, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? जरिया है। तो ये हमारा करण कारक होगा, ठीक है, से का कारक। अगला प्रश्न है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होगा आपका ऑप्शन बी, श्रद्धा धन आनंद, ठीक है। अगला है, आविर्भाव के सही विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो आविर्भाव का आपको विलोम शब्द यहाँ पे बताना है। आविर्भाव का अर्थ होता है उत्पत्ति या उदय होना, ठीक है, और इसका विपरीत होता है तिरोभाव, जिसका अर्थ होता है अदृश्य हो जाना या गायब हो जाना, ठीक है।
अगला है निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, कुलंकषा जो है ये आपका यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अलावा भानुजा, अकरजा, कृष्णा ये सभी आपके यमुना के पर्यायवाची हैं। कुलंकषा जो होता है ये नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, नदी का। अगला है मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, यह कथन कैसा है। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है कि ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। जो आपके मुहावरे होते हैं ये एक वाक्यांश होते हैं, यानी कि वाक्य का एक भाग होते हैं, ठीक है, पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, इसीलिए इनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जा सकता, इनको वाक्यों के बीच में ही आपको उच्चारण करना पड़ेगा। जबकि जो लोकोक्ति होती है ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है और इनको स्वतंत्र रूप से हम बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है गधा का तत्सम रूप क्या होगा। तो गधा का जो तत्सम होता है ये आपका होता है गर्दभ, ठीक है। अगला है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी है आपकी ऑप्शन ए, धोबीन, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो देखिए जो ये ब्रज हिंदी आती है ये आपके पश्चिमी हिंदी के तहत आती है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। और जो ये मैंने हिंदी के क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर और जो मैंने जीएस के क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट के अंदर लिए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, यानी कि सभी के सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। मैंने अपने मन से नहीं बनाए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर हैं किसी ना कहीं से वहाँ पर ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगला है किए गए उपकार का फल ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो किए गए उपकार को ना मानने वाला उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कृतघ्न, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रलय की छाया कविता के रचयिता कौन है। तो यह जो कविता है प्रलय की छाया ये रचना है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है और ये इनकी प्रकाशित हुई थी 1931 में। अगला है काठ का सपना रचना है। तो ये किसकी रचना है काठ का सपना, ये है आपके ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। 16वां प्रश्न है हरिशंकर प्रसाई को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए हरिशंकर प्रसाई ये हमारे सिलेबस में है, इनकी रचनाएं, इनसे जुड़ी हुई बातें हमको पूछी जानी है। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। ये दिया गया 1982 में। इनकी एक रचना है जिसका नाम है विकलांग श्रद्धा का दौर। तो विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए हरिशंकर प्रसाई को यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और ये किस विधा की रचना है। तो यह एक व्यंग्य है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें 1955 में, तो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी हमारे सिलेबस में है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 1958 में राहुल सांकृत्यान, इनको साहित्य अकादमी दिया गया और 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला है बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं आने वाले एग्जामों में और पिछले कुछ एग्जामों से ये बनते आ रहे हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा सबसे पहले ये रचना किसकी है। तो ये लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और ये किस विधा की है। तो ये आपका एक उपन्यास है, ध्यान रखना, ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है बड़ा घर छोटा आदमी नीले वस्त्र में विशेष्य क्या होगा। तो देखिए बड़ा घर नीला, छोटा आदमी नीला वस्त्र, विशेष्य की बात हो रही है। विशेष्य क्या होते हैं, दो शब्द होते हैं, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। विशेष्य के बारे में हम पढ़ते हैं कि वे शब्द जिसकी विशेषता बताई गई हो। विशेषण तो वो होता है ना जो विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। सिंपल भाषा में विशेष्य या और कुछ नहीं होता, या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर बात करें, यहाँ पर अगर हम देखें तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, घर की, आदमी की और वस्त्र की, इनकी विशेषताएं यहाँ पर बताई जा रही है कि घर कैसा है, बड़ा है, आदमी कैसा है, छोटा है, वस्त्र कैसा है, नीला है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। तो खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है वो है आपका प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये हमारे हिंदी खत्म हुई। अब यहाँ से आपके 80 क्वेश्चन बचे हैं जिसमें आपके उत्तराखंड और जीएस जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब इनको पढ़ते हैं।
पहला प्रश्न है इनमें आपका, कुमाऊं व गढ़वाल के दर्शनीय स्थल किसकी रचना है? तो ये रचना है आपके ऑप्शन बी, यमुना दत्त वैष्णव अशोक की ये रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी एक रचना और है, संस्कृति संगम उत्तराखंड, ये किसकी रचना है? ये भी यमुना दत्त वैष्णव की रचना है। अगर बात करें शालिग्राम वैष्णव की, तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो कि आपको याद रखनी है, उत्तराखंड रहस्य, वो किसकी रचना है? वो शालिग्राम वैष्णव की है। 22वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कॉमन क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूल शंकर। पांडुसेरा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो पांडुसेरा बुग्याल ये आता है आपके चमोली जनपद में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? देखिए, मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी इसकी यहाँ पे, तो इसकी खुदाई जो यहाँ पे करवाई वो राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में करवाई गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी खोज 1921 में होती है, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। अगले ही साल राखलदास बनर्जी के द्वारा यहाँ पे इसकी खुदाई करवाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? राखलदास बनर्जी। अगर पूछेगा खुदाई कब करी या खोज कब हुई? 1922 में। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर यह आपका आता है। अगला है, आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? तो देखिए, रामसर संधि जो होती है ये होती है आपके 1971 में, ईरान का एक शहर था रामसर, वहां पर। ठीक है, लागू ये होती है 1975 में, यहां पे तक ठीक है। लेकिन भारत के अंदर ये लागू, या यूं कहें भारत इसके ऊपर जो हस्ताक्षर करता है वो 1982 में करता है। तो याद रखना, कब होती है संधि? 1971 में। दुनिया में लागू होती है 75 में और भारत में आती है 82 में। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी का उद्गम किस ताल से होता है? तो सरस्वती नदी यह आती है आपकी देवताल से। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और देवताल कहाँ है आपका? ये चमोली जनपद में स्थित है। किस नदी घाटी के लोग स्वयं को कौरवों का वंशज मानते हैं? तो खुद को कौरवों का वंशज मानते हैं। ऑप्शन सी, टोंस नदी घाटी के लोग। टोंस नदी को तमसा नदी से नाम से भी जाना जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? तो राज्यसभा के अंदर विधानसभा का गठन किया जाएगा, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 168 ये कहता है। अगला है, भवाली में पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? भवाली आपका नैनीताल में आता है और यहाँ पर पोटैटो रिसर्च स्टेशन, इसकी स्थापना 1943 में की गई। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, कई बार आ चुका है, उत्तराखंड में भी आ चुका है। तो चांदी का जो टका सिक्का था इसको जारी किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, चांदी का टका किया था और तांबे का भी इसने एक सिक्का जारी किया था जिसको जीतल कहा जाता था। तो जो चांदी है उसका टका और तांबे का जीतल किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने। अगला है, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सबसे पहले जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया ये देविका रानी को 1969 में दिया गया। तो याद रखना कब दिया गया? 1969 में। यहाँ से आपका ये भी पूछा जा सकता है कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1969 से इसकी शुरुआत होती है। अगला है, भीमताल का जल किस नदी में मिलता है? तो देखिए, जो ये भीमताल है इसका जल आपका गौला नदी में मिल जाता है। अगर बात करें वालियागाड़ नदी की, तो इसका जल पहले जाता है सात ताल में और फिर वहां से जाता है गौला नदी में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड कर्क रेखा के किस भाग में स्थित है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। उत्तराखंड कर्क रेखा के कहाँ पर है? ये आपके उत्तर में है। कर्क रेखा भारत को बीच से काटती हुई जाती है, लगभग भारत को दो हिस्सों में बांटती हुई जाती है। और उत्तराखंड कहाँ आता है? उत्तर में आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि ENIAC का पूरा नाम आपने बताना है, इसकी फुल फॉर्म। सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका पूरा नाम है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया था? देखिए, संविधान दिवस ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और ये कब पहली बार इसको कब मनाया गया था? तो पहली बार आपका ये 2015 में मनाया गया था। ये आपको याद रखनी है। ठीक है,
अगला है प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार सागा दावा किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऐसे ऊट पटांग वाले जो क्वेश्चन है उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा पूछता है इनको। तो जो बौद्ध त्यौहार है सागा दावा ये कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका सिक्किम में। किस वर्ष देहरादून में रेशम कीट पालन फर्म की स्थापना की गई। तो देहरादून के अंदर रेशम कीट पालन फर्म इसकी स्थापना आपकी की जाती है 1958 में। इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। तो इल्तुतमिश के द्वारा शेख उल इस्लाम की उपाधि शेख बहाउद्दीन ज़कारिया को दी गई थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति के अंदर आपके 22 सदस्य होते हैं, जिनमें आपके 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। कुछ दिन पहले ही हमारी लूशन एमसीक्यूज वाली सीरीज में हमने इस क्वेश्चन को किया था। तो इसका जो सही आंसर है यह आपका ऑप्शन नंबर बी 93। आर्टिकल 93 ये कहता है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे और किसी एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे। अब प्रश्न बनेगा अगर आपको यहाँ से कि विधानसभा में किस आर्टिकल के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है, तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 178। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे। तो हरिद्वार के अंदर गुरुकुल की स्थापना ये करी थी लाला मुंशी राम ने। ठीक है, इनको स्वामी श्रद्धानंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है रैमजे को किस वर्ष कुमाऊं डिवीजन का जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है उत्तराखंड के अंदर। तो हेनरी रैमजे को कुमाऊं का जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर ये बनाया गया था 1840 में और 1856 में इन कुमाऊं के कमिश्नर बनाए गए थे। ठीक है। अगला है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी की यहाँ पर बात हो रही है, एससी की बात हो रही है। ठीक है, सॉरी एससी की बात हो रही है और एससी के लिए उत्तराखंड में 13 सीटें रिजर्व्ड हैं। एसटी की अगर बात होती है तो एसटी के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए अभी वर्तमान में 1 सीट आरक्षित है, जिसको हम कहते हैं 70+1। ठीक है, जहाँ पे मनोनीत किया जाता है। लेकिन 2022 में जब वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा उसके बाद ये जो 70+1 वाली व्यवस्था है इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, यानी कि इसके बाद एंग्लो इंडियन वाले को मनोनीत नहीं किया जाएगा। अगला है आतिश ए चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है। तो यह जो आत्मकथा है आतिश ए चिनार ये किसकी है। तो यह है आपके जम्मू कश्मीर के जो पूर्व प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की। ठीक है। अगला है हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे। देखिए हैदराबाद शहर के संस्थापक थे निज़ामुल मुल्क। ठीक है, निज़ामुल मुल्क ने लगभग 1724-25 में हैदराबाद को स्वतंत्र रूप से वहाँ पे स्थापित किया था। इनका अगर हम वास्तविक नाम की बात करें, इनका नाम है चिंकलिज खां। ठीक है, तो चिंकलिज खां इनका नाम था। निज़ामुल मुल्क की उपाधि इनको दी गई मोहम्मद शाह के द्वारा। मोहम्मद शाह उस समय मुगल बादशाह था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो निज़ामुल मुल्क की उपाधि चिंकलिज खां को किसने दी, मोहम्मद शाह ने दी। उसी के शासनकाल में इन्होंने हैदराबाद की स्थापना करी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक करेक्शन करना, निज़ामुल मुल्क की उपाधि इनको फ़र्रुख़-ए-शियार ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी, फ़र्रुख़-ए-शियार ने। जो मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाह, उन्होंने इसको आसफ जहाँ की उपाधि दी थी। ठीक है, आसफ जहाँ की। अगला है कुमाऊं में लाइसेंस नीति कब लागू की गई थी। तो कुमाऊं के अंदर लाइसेंस नीति ये आती है आपके 1889 में। और अगर भारत की बात पूछेगा भारत में लाइसेंस नीति कब आई थी, तो ये आती है आपकी 1858 में। अगला है अपसौरिक की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूरज के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है। अपसौरिक घटना वो होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, और यहाँ पे अधिकतम दूरी कितनी होती है ये पूछा जा रहा है। ये होती है लगभग 152 मिलियन किलोमीटर के लगभग ये आपकी होती है। ठीक है, और अगर पूछा जाता कि जब उपसौर की घटना होती है, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के सबसे निकट होते हैं, तब ये दूरी कितनी होती है, तब ये दूरी आपके लगभग 147 मिलियन किलोमीटर में होती है। ठीक है, तो अगर सबसे दूर होगा तो 152, सबसे नज़दीक होगा तो 147। ये जो अपसौर की घटना होती है ये होती है आपके 4 जुलाई को, और जो उपसौर की घटना होती है ये आपके 3 जनवरी को होती है।
अगला है हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, हिंदी विषय नहीं पूछ रहा। अगर पूछता हिंदी विषय में डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो प्राप्त करने वाले पहले कौन थे, तो वो थे पिताम्बर दत्त बर्थवाल। लेकिन यहाँ पे आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड की यहाँ पे बात हो रही है, हिंदी शॉर्ट हैंड में, तो ये करी थी गोपाल दत्त बिष्ट ने। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला है किस गढ़ को जीतने के बाद अजय पाल का हृदय परिवर्तन हुआ था। देखिए अजय पाल ने सारे जो 52 गढ़ थे गढ़वाल के उस समय उनका एकीकरण किया था। प्रश्न बनता है कि गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किसने किया था, ये अजय पाल ने किया था। जब इसने उप्पूगढ़ को जीता तो उसके बाद इसका जो हृदय था वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे अशोक का कलिंग जीतने के बाद हृदय परिवर्तन होता है, उसी प्रकार अजय पाल का उप्पूगढ़ जीतने के बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है। उप्पूगढ़ का शासक कौन था, तो वो था कफू चौहान, ठीक है, जो काफी वीर थे और इनकी वीरता को देखकर अजय पाल का फिर हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है, इनकी पूरी कहानी परमार वंश वाले टॉपिक में मैंने आपको बताई है, आप उसको वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, अगला है रंगीलो बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, इसे किस महीने में मनाया जाता है। तो बिहू त्यौहार ये असम का एक प्रमुख त्यौहार है और इसे अप्रैल में मनाया जाता है। परिवर्तन वक्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तन वक्र यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को आप किस अन्य नाम से जानते हैं, तो सही आंसर है उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगला है उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी कहाँ पहना जाता है। तो ये जो तिलहरी आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है, ये आपके गले में पहना जाता है। अगला है बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो देखिए भारत के अंदर तुलगमा नीति का प्रयोग बाबर ने किया और सबसे पहले इसने पानीपत के पहले युद्ध में, जो कि इसने 1526 में लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है, वहां पर किया था। अगला है नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान ये आपका पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में आता है। अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो आपको प्रश्न बनेगा, ये एक तो ऐसा ही बनेगा, अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, ये ऐसे बनेगा कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा अल्मोड़ा और इसकी स्थापना 2004 12 फरवरी को की जाती है। अगला है उत्तराखंड हिमालय को वन औषधियों की उपलब्धता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो वन औषधि के आधार पर उत्तराखंड के जो उत्तराखंड हिमालय है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक भाग है आपका 600 से लेकर 1500 मीटर तक, जिसको तराई भाबर क्षेत्र कहते हैं। दूसरा भाग है आपका 1500 से लेकर 3000 मीटर तक, जिसे शिवालिक क्षेत्र या नदी घाटी क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरा भाग है आपका हिमालय क्षेत्र, जो कि 3000 मीटर से लेकर आपका 6000 मीटर तक है। निम्नलिखित में से किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। तो संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री ये कहा था, ऑप्शन सी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, के.एम. मुंशी ने। अगला है गढ़वाल का काला पानी किसे कहा जाता है। गढ़वाल का काला पानी पौड़ी जेल को कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। पौड़ी जेल की स्थापना कब होती है, तो ये होती है आपके 1821 के अंदर, ये आपको याद रखना है। अगला है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो जो शांत पेटी होती है ये आपके भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है शत्रुताल किस जनपद में स्थित है। शत्रुताल ये आता है आपका टिहरी जनपद में। अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर की स्थापना किसने करी थी। तो रामकृष्ण कुटीर कहाँ पर है, ये आपका अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना स्वामी तुरायानंद ने के द्वारा ये की गई थी 1916 में। तुरायानंद है या तुर्मियानंद है, इसको देख लेना, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी 1916 में। अगला प्रश्न है व्यापारिक हवाएं होती हैं तो कैसी होती हैं व्यापारिक हवाएं। ये होती हैं आपकी नियमित और स्थिर, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। तो मानसून वन के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप उनको नोट करके जरूर रखें, और जब आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट करेंगे जो आपको नहीं आते हैं, आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बनेगा। हर वीडियो में, हर मॉक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। 12वां पार्ट है तो 1200 क्वेश्चन आपको अभी तक मिल चुके हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही हर क्वेश्चन के साथ जहाँ पे ज़रूरी होता है मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में कवर हो सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इनको नोट ज़रूर करें।
अगला है निम्न में से कौन सा चर्म वाद्य यंत्र है? चर्म यानी कि चमड़े से बना है, कौन सा है आपका? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, हुड़की वाद्य यंत्र। ठीक है। अगला है स्वर्ण ताल कहाँ स्थित है? देखिए जो ये स्वर्ण ताल है ये पुराना नाम है किसका? भालू डैम का। और आपको पता है भालू डैम ये अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। अगला है गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा, ये क्या है? तो ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं, इसको ध्यान रखना। इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ऐसे अजीबोगरीब प्रश्न। ठीक है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है एसएससी के एग्जाम में, उत्तराखंड में भी आ सकता है। तो गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा क्या है आपके? तो दक्षिणी गोलार्ध की ये आपकी पश्चिमी पवनें हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन होता है ये होता है आपका 1885 को बम्बई में इसका पहला अधिवेशन होता है। 85 में इसकी स्थापना होती है और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 को कलकत्ता के अंदर और अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। अगला है अल्मोड़ा में डोल आश्रम की स्थापना किसने करी थी? तो अल्मोड़ा में डोल आश्रम की स्थापना ये कल्याण दास के द्वारा की गई थी। डोल आश्रम को कल्याणी बाबा आश्रम भी कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं के नाम से इस आश्रम को जाना भी जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में सीधा ऐसे पूछ ले कि कल्याणी बाबा आश्रम कहाँ स्थित है, सीधा टिक करना अल्मोड़ा में है, जिसको हम डोल आश्रम के नाम से भी जानते हैं। अगला है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र आपका देहरादून जनपद में आता है। सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? तो देखिए सांची स्तूप ये आपका मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। उगते सूर्य की किरण किसकी रचना है? तो यह रचना किसकी है? उगते सूर्य की किरण, सबसे पहले यह एक उपन्यास है और इसकी रचना शैलेश मटियानी के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है 1976 में। अगला है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना कब हुई? यानी कि STPF की यहाँ पर बात हो रही है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। इसकी स्थापना होती है आपकी 2013 में। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सबसे लंबी नदी नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है सबसे लंबी सहायक नदी। तो आंसर होगा यमुना नदी। अगर पूछता भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो फिर होता गंगा, और अगर पूछा जाता कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो वो होता आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट करके आप बताएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। किस पंवार शासक को कलाविदों का शिरोमणि दाता कहा जाता है? तो कलाविदों का शिरोमणि दाता ये कहा जाता है ऑप्शन डी, सुदर्शन शाह को। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? तो सबसे पहला प्रश्न तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है और इंडिया गेट कहाँ पर है। गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका मुंबई में है, इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। ठीक है, सारे नहीं होते, बहुत कम बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है और इसकी आधारशिला 1913 में रखी गई थी और ये बनकर तैयार होता है 1924 में। अगर पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे तो जॉर्ज विटेट इनका नाम था। जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार थे। अगला है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कई बार इसको कवर कर चुके हैं। देखिए आपको केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज आप वहां पे फंस जाओगे। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पूछ रहा है, ये होगा आपका सूर्य, क्योंकि यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो आंसर होता है प्रोक्सिमा सेंटूरी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या पूछ रहा है? सबसे निकटतम, तो आंसर होगा सूर्य। अगर पूछता सूर्य के बाद कौन है तो होता प्रोक्सिमा सेंटूरी। अगला है सम्मुख के लिए गढ़वाली शब्द क्या होगा? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुका है उत्तराखंड के अंदर, प्रीवियस पेपर से ही मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो सम्मुख के लिए जो गढ़वाली शब्द है इसको कहा जाता है सामणी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर पूछा जाए कि सरकने के लिए, अगल बगल सरकने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? फुंड शब्द का प्रयोग होता है सरकने के लिए। ठीक है, यह हल्के से हटने के लिए, आगे से हटने के लिए। अगला प्रश्न है शौकांचल का भूषण किसे कहा जाता है? ठीक है, फुंड शब्द का प्रयोग, अच्छा इसको करेक्ट करना, फुंड शब्द का प्रयोग होता है थोड़ा, जैसे हम बोलते हैं ना कि इधर हो जा, इधर सरक जा, तो फुंड सरक। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं भी। चलिए आगे चलते हैं। शौकांचल का भूषण किसे कहा जाता है? शौकांचल का भूषण ये कहा जाता है रूपा देवी को, दीपा देवी को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है।
इसको करेक्ट करो इसको नहीं। शौकांचल का भूषण आपका रूपा देवी को कहा जाता है, ठीक है। थोड़ी गर्मी हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। शौकांचल का भूषण आपका रूपा देवी को कहा जाता है। दीपा देवी को आपको ठगुली देवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना, शौकांचल का भूषण रूपा देवी, दीपा देवी को ठगुली देवी और टिंचरी माई के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत ये लिखा है हमारा श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने, ठीक है। हितैषी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? देखिए, हितैषी पत्रिका ये आपके लैंसिडॉन से आती थी और इसके जो संपादक थे उनका नाम भी आपको याद रखना है, राय बहादुर पीताम्बर दत्त पसबोला इनका नाम था, ठीक है। उनके द्वारा हितैषी पत्रिका निकाली गई लैंसडाउन से। अगला है, देघाट गोलीकांड कब हुआ था? देखिए, देघाट गोलीकांड ये होता है आपका 18 अगस्त 1942 को। इसके अंदर आपके हीरामणि और हरिकृष्ण नामक 2 व्यक्ति जो थे वो यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। तो अगर आपको देघाट गोलीकांड पूछेगा 18 अगस्त, अगर आपको पूछेगा सालम गोलीकांड कब हुआ था, सालम कांड ये 25 अगस्त को हुआ था, और सल्ट गोलीकांड ये आपका 5 सितंबर को होता है। अगला है, आर्यों द्वारा लोहे को क्या कहा जाता है? तो देखिए, आर्य जो थे वो लोहे को कहते थे यहाँ पे श्याम अयस वो कहते थे लोहे के लिए, लोहित अयस वो तांबे के लिए कहते थे, ध्यान रखना, ठीक है। ये किसको कहते थे? तांबे को। श्याम अयस ये लोहे को कहते थे। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अंदर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये है आपका ऑप्शन डी, रावत भाटा में। द्रौपदी का डांडा कहाँ स्थित है? तो अभी जिला वाइज सीरीज में भी हमने इसको किया था। द्रौपदी का डांडा आपका उत्तरकाशी जनपद में है। गढ़वाल कांग्रेस का विलय प्रांतीय कांग्रेस में किस वर्ष हुआ था? देखिए, गढ़वाल कांग्रेस का विलय प्रांतीय कांग्रेस में 1931 में हो जाता है। और अगर कुमाऊं कांग्रेस की बात करें या जो कुमाऊं परिषद थी उसका विलय कब होता है प्रांतीय कांग्रेस में, कुमाऊं परिषद का, तो वो होता है 1926 में, ठीक है, कुमाऊं परिषद का। अगला है, कितनी भाषाओं में सर्वप्रथम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका 24 भाषाओं में दिया जाता है, उनके लिए दिया जाता है। ब्रिटिश गढ़वाल में लगान अधिकारियों ने भूमि को कितने वर्गों में बांटा था? तो ब्रिटिश गढ़वाल में लगान अधिकारियों ने जो भूमि बांटी थी लगान के लिए वो बांटी थी 5 वर्गों में, ठीक है, जिनमें एक था आपका तलाव शेरा हो गया, पंचर शेरा, उपरांव, इजरान और कंटील, इन 5 वर्गों में इसको बांटा गया था, ठीक है। अगला है, मिलम ग्लेशियर का पैदल मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो मिलम ग्लेशियर का जो पैदल मार्ग होता है आपका ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से शुरू होता है। अगला है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो राइट टू प्राइवेसी ये आता है आपका आर्टिकल 21 के तहत। अगला है, चमोली स्थित त्रिशूल पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो कुछ एग्जाम से उत्तराखंड में समुद्र जो आपके पर्वत है उनकी ऊंचाई पूछी जा रही है सीधा। तो यहाँ पर मैंने त्रिशूल पर्वत की आपको बताया है। त्रिशूल पर्वत आपका 7120 मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है। 72 पहले भी कई बार कर चुके हैं, ये आपके माणा की ऊंचाई है, ठीक है। अगला है, काव्य संग्रह नए युग के शत्रु किसकी रचना है? तो नए युग के शत्रु ये रचना है आपके यहाँ पर ऑप्शन सी, मंगलेश डबराल की। अगला है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? देखिए, जो शाहजहां के शासनकाल में आया था वो था आपका ऑप्शन डी, मनुकी लगभग 1654 या 53 में ये भारत आया था, इटली से ये आया था। थॉमस रो ये भी आपका शाहजहां के दरबार में रहता था, लेकिन ये आया जहांगीर के शासनकाल में था, ठीक है। विलियम हॉकिंस ये भी जहांगीर के शासनकाल में आता है। इब्न बतूता आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? दक्कन की कुंजी या दक्षिण भारत की कुंजी इसे माना जाता था यहाँ पे असीरगढ़ का किला। यह असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में है और मध्यकालीन भारत में ऐसा माना जाता था कि जो इस किले को जीत जाएगा दक्षिण भारत में उसकी अच्छी खासी जो होगी पकड़ हो सकती है, ठीक है। नैनीताल में किस वर्ष कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई थी? तो नैनीताल में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि इसकी स्थापना की गई आपके 1906 में। याद रखना कहाँ पर की गई? नैनीताल में। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? सिंपल सी ये बात पूछ रहा है। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। कर्क और मकर की संक्रांति किन के 2 प्रमुख त्यौहार हैं? तो ये जो त्यौहार हैं कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति ये हैं आपके राजी जनजाति के।
अगला है कृष्णदेव राय किस मुगल के समकालीन थे। तो देखिए जो दक्षिण भारत का जो विजयनगर साम्राज्य था उस वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है कृष्णदेव राय को। ये समकालीन थे बाबर के, ये आपको ध्यान रखना है। एक और प्रश्न बनता है कि बाबर ने किस भारतीय राजा को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। तो बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था। ठीक है, ये दोनों समकालीन थे। अगला है मणिपुर का स्वदेशी खेल सांगोल कांगजाई किस खेल के समान है। तो मणिपुर का ये स्वदेशी खेल है सांगोल कांगजाई, जो कि आपके पोलो के समान खेला जाता है। कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी। तो देखिए कंबन ने भी रामायण का अनुवाद किया था, इसने तमिल भाषा में किया था। अंतिम प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है या फिर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा शहर है, वो है आपका ऑप्शन डी लखनऊ। लखनऊ जो है आपका ये गोमती नदी पर स्थित है। ठीक है, लखनऊ जो ये शहर है आपका गोमती नदी के मध्य में या उसके तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर यह स्थित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 12। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मैं भी कंफ्यूज हुआ क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फ़ैन ऑफ करके मुझे इसको बनाना होता है क्योंकि फ़ैन की आवाज़ से डिस्टर्बेंस होता है, तो थोड़ा सा समझना आप भी। लेकिन मैंने उनको क्लियर किया है, जो मैंने आपको एंड में बताया है वो बिल्कुल सही है और सभी क्वेश्चन इसके आंसर आपके सही हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी, मॉक टेस्ट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग अपना स्कोर कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ आपने भी कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया है। अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक वीडियो को ज़रूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।